सो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ. टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय द नेम मार्जिनल कॉस्टिंग. देखिए भाई, आउट ऑफ दिस चैप्टर श्योर शॉट 2 क्वेश्चन विल अपीयर इन योर एग्जाम. कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन कंफर्म है. ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है, क्लियर है. इसके अंदर 3 चैप्टर कवर होते हैं, मार्जिनल, बजट एंड स्टैंडर्ड, एंड द टोटल वेटेज इज 30 मार्क्स, राइट. आउट ऑफ दैट 30 मार्क्स अगर आप लास्ट पेपर भी देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग अराउंड 15 to 16 मार्क्स में पूछा जाता है. यू गाइस अंडरस्टैंड मी? कितने मार्क्स में? 15 to 16 मार्क्स में. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, ये चैप्टर हमें ग्रुप 2 में भी पढ़ना है, ग्रुप 3 में भी पढ़ना है. तो ये चैप्टर अभी आपको नहीं छोड़ने वाला. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. एज फार एज द ग्रुप 1 इज कंसर्न्ड, वहां पर इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं दी है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, राइट. ग्रुप 3 इज फॉर फाइनल, राइट एवरीबॉडी. तो अब हम यहां पर सीखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इसके सारे बेसिक फंक्शन सीखेंगे, क्लियर. एंड देन वी गोना मूव ऑन, ठीक है जी. 2 तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन आता है जो बेसिक टेक्निक पर बेस्ड होता है, और एक क्वेश्चन आता है जो एडवांस टेक्निक पर बेस्ड होता है, राइट एवरीबॉडी. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो मन में आता है गाइस, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग. बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या और हम ये क्यों करते हैं. तो हम ये कहते हैं गाइस, देखिए 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. एक होता है, डोंट राइट एनीथिंग, एक को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग. क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉस्टिंग, राइट. एक को हम बोलते हैं टेक्निक, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. वन इज कॉल्ड मेथड, अनदर इज कॉल्ड टेक्निक, क्लियर. तो पहला जो मन में डाउट आता है और जो क्वेश्चन आता है वो ये, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2? व्हेन आई से मेथड एंड व्हेन आई से टेक्निक, आर दे द सेम और इज देयर सम डिफरेंस? क्लियर. एंड द आंसर इज, व्हेन आई से मेथड, इसका मतलब होता है वो मेथड जिनकी हेल्प से, वो प्रोसेस जिनकी हेल्प से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. क्या करते हैं? कॉस्ट कैलकुलेट. अब मान लो हम ये पेन बना रहे हैं, तो आप मुझसे पूछो सर इस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू करूंगा तो आई विल यूज मेथड्स. इज दैट क्लियर? फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. इट कुड बी प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एक्सेट्रा. ये सारे क्या कहलाते हैं? मेथड्स, जिनकी सहायता से हम एक प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट आती है वो कैलकुलेट करते हैं. क्या यहां तक बात समझ में आती है? बट एज फार एज द टेक्निक आर कंसर्न्ड, तो हम कोई भी टेक्निक लगाकर कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. इन टेक्निक से हम यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. फॉर, तो इसलिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं. एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, अनदर थिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जो आपको ग्रुप 2 में पढ़नी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सर दोनों में अंतर क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, वेयर एज management accounting is always meant for decision making. Why for decision making? बोलो बात क्लियर है. मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी एंड स्टैंडर्ड, ये कभी भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है. ये किसका पार्ट है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं टेक्निक्स. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है. और ये टेक्निक कौन यूज करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेसिकली अ टेक्निक यूज्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. तो व्हाई मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड? फॉर डिसीजन मेकिंग. क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए. मार्जिनल कॉस्टिंग से हम कभी भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. आप मुझसे कहते हो सर वी आर मेकिंग दिस पेन, apply marginal costing and tell me what would be the cost.
क्लियर है? तो माय आंसर वुड बी आई डोंट नो. रीजन, by being a CMA I cannot calculate the cost. why? with the help of marginal costing. क्यों भाई? क्योंकि marginal costing कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करती. पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? इसका यूज सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. और आप जानते हैं गाइस, क्लियर है, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट क्रूशियल टास्क. एग्री? और जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं दे आर द हाईली पेड. क्लियर? तो डिसीजन लेना ही तो सबसे टफ जॉब है. कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? एंड वी एज ए सीएमए असिस्ट देम इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? तो इफ समबडी आस्क व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, सो द आंसर वुड बी कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस. आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया. सर कौन से डिसीजंस लेने हैं? इसके लिए आपको ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 1 में डिसीजन मेकिंग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है. लेट मी नेम सम ऑफ द डिसीजंस. मेक और बाय डिसीजंस. हम एक प्रोडक्ट खुद बनाएं या बना बनाया खरीदें. क्लियर है? इसमें हेल्प करती है मार्जिनल कॉस्टिंग. सेकंड, कि हम डोमेस्टिक सेल करें या अपने प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करें, उसमें डिसीजन मेकिंग. थर्ड, कि हम प्रोडक्ट खुद बनाएं, यस, या फिर हम उसे सब लेट कर दें. क्या मतलब है इसका? मतलब हम खुद ना बनाकर उसे किसी और को दे दें, जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग. क्या बोलते हैं गाइस? सब कॉन्ट्रैक्टिंग. हमारे पास 4 सप्लायर हैं, ए बी सी डी. हम कौन से सप्लायर से गुड्स खरीदे कि दैट वुड बी क्वाइट फ्रूटफुल. तो ये डिसीजन मेकिंग है. इज दैट क्लियर? हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, क्लियर है, जिसमें सारी क्वांटिटी नहीं बन सकती. तो अगर हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो कौन से प्रोडक्ट को विद लिमिटेड रॉ मटेरियल हम पहले बनाएं कि वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, एंड सो ऑन. बोलो जी, बात क्लियर है? तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. क्लियर? अब एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, हमारे एग्जाम में आपको पता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, राइट? जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और मैच द कॉलम होंगे. तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. ट्रू और फॉल्स? टेल मी. मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. ट्रू है या फॉल्स है? याद रखिए, मैंने बोला जब हम मेथड की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब उन मेथड को अप्लाई करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. टेल मी, एज फार एज मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न, तो आप बोलेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स. मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट द मेथड बट द टेक्निक यूज फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस. आई होप पहला पॉइंट यहां तक आपको समझ में आ गया. तो बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपको एक आइडिया दिया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट. समझ में आ गया यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए, ओके, स्टार्ट राइटिंग. लिखेंगे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1. ठीक है जी? तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए technique used for marginal costing is a technique used for managerial decision making and not a method of costing like job costing or प्रोसेस कॉस्टिंग एक्सेट्रा. ठीक है जी?
और ये दोनों हमारे सिलेबस में भी हैं, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट वी स्टडी। बोलो जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं गाइस, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इससे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप पहला पॉइंट यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, अंडर marginal costing, costs are classified on variability basis as fixed cost and वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, क्या लिखा हमने सेकंड पॉइंट? हमने लिखा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन वेरिएबिलिटी बेसिस एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है गाइस, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है, ध्यान से सुनना भाई प्लीज, कि सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार की कॉस्ट होती हैं। क्लियर है? एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं यहां पर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा, इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम कहते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? बट मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ओनली टू कॉस्ट आर देयर, वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर इज वेरिएबल कॉस्ट। अब गाइस, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? ये हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था और हम जानते भी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रेफर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन, राइट? मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप चाहे गुड्स बनाइए या ना बनाए, फिक्स कॉस्ट तो आएगी। ज्यादा गुड्स बनाएंगे तो भी उतनी रहेगी, कम गुड्स बनाएंगे तो भी उतनी रहेगी। जो प्रोडक्शन के आधार पर चेंज ना हो, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, व्हाट इज रेंट? फिक्स कॉस्ट। स्टाफ सैलरी, फिक्स कॉस्ट। बोलो यस और नो, ये थोड़ी ना चेंज होती है। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट? इसके नाम में ही जुड़ा है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड निकला है वेरी से, विच मीन्स चेंज। तो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच चेंजेस with the change in the level of output. That means if you are producing more units, the variable cost will be high and vice versa. Clear? अगर आप ज्यादा यूनिट बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, कम यूनिट बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, एक भी यूनिट नहीं बना रहे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी। बोलो जी, बात क्लियर? बट फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक भी यूनिट ना बनाओ तो भी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोलो, पॉइंट समझ में आ गया है यहां तक? क्लियर है? तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हाट? मटेरियल कॉस्ट। क्या है? वेरिएबल ही तो है। एक यूनिट में मान लीजिए 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो 2 यूनिट बनाएंगे 20 रुपीज, 100 यूनिट बनाएंगे 1000 रुपीज। बोलो यस और नो? एज यू आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स, द कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे आप यूनिट कम करोगे तो कॉस्ट भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? 4 चीजें वेरिएबल होती है, भूलिएगा नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। जब भी मैं वर्ड यूज करूं ओवरहेड्स, दैट मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिज्यूम्ड? कि ओनली 2 टाइप ऑफ कॉस्ट आर देयर, वन फिक्स। और आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वो वहां पर भी फील करेंगे कि पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही कॉस्ट दिखेंगी हमें, वन इज वेरिएबल, अनदर इज फिक्स। तीसरी और कोई कॉस्ट इसमें नहीं होती। आई होप 2 पॉइंट समझ में आ गए यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, पॉइंट नंबर 3 पर आएंगे गाइस।
only variable cost is treated as only variable cost is treated as product cost. Only variable cost is treated as product cost, and hence are charged to operations. ठीक है जी, and hence are charged to operations or product. देखिए ध्यान से, हमने लिखा है गाइस, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड हेंस आर चार्ज टू ऑपरेशन और प्रोडक्ट. अब इसका मतलब क्या है सर, व्हाट डज दैट मीन? सुनिएगा, ये आपके मैच द कॉलम में कई बार आया है एग्जाम में, कई बार. ध्यान से सुनिएगा, पहले हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. क्या बोलते हैं? क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है ना, वो केवल वेरिएबल कॉस्ट लगती है. बोलो यस और नो. फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाने से कोई संबंध नहीं होता. क्लियर है? वेदर यू मेक द प्रोडक्ट और यू डोंट, फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी. लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट लगाएंगे तो ही तो प्रोडक्ट बनेगा. भाई सोचो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे हम अज्यूम कर लें हमारी शर्ट की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले उसके लिए मटेरियल चाहिए. बोलिए, आपको मटेरियल कब चाहिए? When you want to start production. Am I right or wrong? जब आप शर्ट बनाने का सोचोगे तभी तो उससे रिलेटेड सारा मटेरियल बाय करोगे. क्लियर है? अगर मैं कहूं जी मैं नहीं बना रहा शर्ट, इस साल हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, देन अगेन विल यू बाय? नॉट एट ऑल. तो वेरिएबल कॉस्ट कब लगती है? जब प्रोडक्शन होती है, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं. इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट. ओके, और ध्यान से सुनिएगा, और जब हमसे पूछा जाए कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, तो गाइस हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही जोड़ते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते. क्लियर है? इसलिए हमने बोला इस चार्ज टू प्रोडक्ट. एग्री? तो ये क्वेश्चन आया मैच द कॉलम में. कॉलम ए में लिखा था वेरिएबल कॉस्ट, कॉलम बी में लिखा था प्रोडक्ट कॉस्ट. तो कैन यू मैच इट नाउ कि वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. अब सुन लीजिए, बाद में मैं पॉइंट लिखवाऊंगा. फिक्स कॉस्ट को हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट. क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट. रीजन, जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पीरियड का ही कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो आप पीएनएल अकाउंट कब बनाते हो? जब मन करे. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर. एम आई राइट और रॉन्ग? तभी तो हम उसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स. अरे यस और नो? तो वो एक साल, जो एक पीरियड पूरा एक साल का होता है, उसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो. उससे पहले तो नहीं करते ना. क्या? अगर आप प्रॉफिट निकालो तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल कॉस्ट. से यस? तो ये फॉर्मूला बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का है, जो हम हर जगह अप्लाई कर देते हैं. सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट. एंड टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. क्या विदाउट डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट आप उस पीरियड का प्रॉफिट निकाल सकते हो? नॉट एट ऑल. इज दैट क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो पीरियड कॉस्ट है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है. तो ये मैच द कॉलम में कई बार पूछा है आपके एग्जाम में. इज दैट क्लियर? और अगर पहला क्वेश्चन सही हो गया ना तो 25 आउट ऑफ 25 आ गए. तो फिर पास होने के लिए सिर्फ 15 मार्क्स और बचे, 40 नंबर. बट डोंट वरी, 40 में आप क्लियर नहीं हो. एग्रीगेट तो 50 होना चाहिए ना. इट शुड बी. बोलो क्लियर है? तो गाइस बोथ तो आपको पूरे चैप्टर से ही तो पहला क्वेश्चन बनता है, पूरे सिलेबस से. क्लियर? तो मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कभी भी पूछ सकता है, कैसे भी. तो आपको हर चैप्टर को टोटलिटी में पढ़ना है. अगर आप थोरली स्टडी करोगे तो आपको ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, पूरे सिलेबस में ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. बट फिर भी हम इसे अलग से करेंगे, डोंट वरी. बोलो जी, बात क्लियर है?
चलिए तो लिखेंगे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 4। यहां तक क्लियर है? एनीथिंग टफ गाइस? पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, ऑल fixed cost are treated as period cost and hence our fixed costs are treated as period cost and hence are written off and are written off against profit and are written off against profit in the period in which they arise. Clear guys? Are written off against profit in the period in which they arise. Clear है? तो आप दो बातें याद रखनी है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, टेल मी, प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, क्योंकि बिना उसके हम प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ये 4 पॉइंट मैंने डिस्कस करे। एनीथिंग टफ गाइस? चलिए अब देखिए ध्यान से। अब इससे इस गलत फहमी में ना रहना कि मार्जिनल कॉस्टिंग थ्योरी है। मार्जिनल कॉस्टिंग सारा प्रैक्टिकल है, एंड इफ यू टेक माय वर्ड सीरियसली, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का सबसे भारी कोई चैप्टर है तो मार्जिनल है। तभी तो 2 क्वेश्चन आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के, कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 15 to 16 मार्क्स। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बात क्लियर? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। पॉइंट नंबर 5, हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। क्या है? पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग 5 टेक्निक पर बेस्ड है जो कि बेसिक्स है। तो हमें आपको 2 पार्ट में ये चैप्टर पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, बेसिक टेक्निक्स और एडवांस टेक्निक्स। बात क्लियर है? दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक बेसिक पर आता है और एक एडवांस पर। एंड इफ यू टेक माय वर्ड्स, तो जो बेसिक टेक्निक पे क्वेश्चन होता है वो मुश्किल होता है, और जो एडवांस पर होता है वो इजी होता है। क्लियर है? बट ये आपको आएगा कब? व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यू अंडरस्टैंड? अभी हम सम्स करेंगे तो यू फील इट कि ये कैसे होता है। ठीक है जी? कि इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप 2 में भी है, ग्रुप 3 में भी है, इवन कुछ पार्ट इसका ग्रुप 4 में भी है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंटायर जर्नी ऑफ सीएमए। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स, याद रखना पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग 5 बेसिक टेक्निक पर बेस्ड है। कितने पर? 5। व्हाट आर देयर नेम्स? नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे पहले। नंबर 1, इट इज डिजायर्ड सेल। डिजायर्ड सेल। सेकंड, कंट्रीब्यूशन। थर्ड, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फोर्थ, ब्रेक इवन पॉइंट। एंड फिफ्थ is the margin of safety. Margin of safety. तो टोटल 5 टेक्निक पर ही पूरा मार्जिनल बेस्ड है, उसी पर भी डिसीजन मेकिंग होती रहती है एंड ऑल दैट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कितनी टेक्निक्स है गाइस? 5 टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। पहला, आप उसको एज इट इज लिखेंगे मेरे साथ साथ, वी कॉल इट डिजायर्ड सेल्स। सेकेंड इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। थर्ड इज नोन एज पीवी रेशियो। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो मीन्स व्हाट? Profit volume ratio. Fourth is break even sale.
और यू मे यूज द वर्ड पॉइंट एज वेल। या तो आप उसे ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं या ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है गाइस। एंड द फिफ्थ वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एमओएस। क्या बोलते हैं गाइस? एमओएस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम थोड़ी ज्यादा लेबर करेंगे इन पांचों टेक्निक पर बेस्ड सम्स पर। क्लियर है? क्योंकि इन पर जो सम्स आता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये चैप्टर आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आइए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो जो पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिजायर्ड सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसे डिजायर्ड सेल क्यों कहते हैं और ये बेसिकली डिजायर्ड सेल का मतलब होता क्या है, व्हाई वी यूज इट। क्लियर हो गई बात यहां तक? कम ऑन, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मूला क्या है, कैसे बना। हम एक इक्वेशन बचपन से जानते हैं, सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इक्वेशन होल्ड गुड्स इन एवरी सिचुएशन। बोलो क्लियर? जहां पर भी आप फाइनेंस की बात करोगे द इक्वेशन विल अप्लाई कि सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कम ऑन, कैन आई राइट इट लाइक दिस? भाई जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग सेज, सिर्फ दो ही कॉस्ट होती है। और आप देखना पूरे मार्जिनल में आपको दो ही कॉस्ट मिलेंगी, एक वेरिएबल और एक फिक्स। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बोलो बात यहां तक क्लियर है? तो मैंने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ओके, अगर मैं आपसे कहूं सेल कब बनती है, क्या मतलब है सर? हम कहें, हमने, ध्यान से सुनिएगा, हमारा शर्ट्स का बिजनेस है, लेट्स सपोज हमने 100 शर्ट बनाई और एक शर्ट को हमने बाजार में सेल कर दिया 500 रुपए में। 500 इज द सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। कितनी शर्ट बनाई हमने? 100। एक सेल बाजार में 500 रुपए में हमने बेच दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल, टेल। सेल बताओ कितने रुपए की हुई? आप बोलोगे सर क्या करना है, 100 शर्ट है इंटू 500। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज फोकस, जल्दी बोलिए। यही तो करोगे या कुछ और करेंगे? कम ऑन गाइस, कितनी फिगर आई है? 50,000। तो आपने कहा सर 50,000 रुपए की सेल हुई है आपकी, यही बोला आपने। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 100 क्या था? ये शर्ट्स थी। शर्ट यानी कि हमारा प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट को हम कॉस्टिंग की भाषा में एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं आउटपुट। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो इफ आई से आउटपुट तो इसका मतलब फिनिश प्रोडक्ट दैट वी हैव मेड, और फिनिश का मतलब विच इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, जो बाजार में बिकने के लिए एकदम तैयार है, वही तो फिनिश प्रोडक्ट होता है। तो गाइस प्लीज फोकस करो। आपने करा क्या? आपने आउटपुट को इनटू कर दिया सेलिंग प्राइस से यस, आउटपुट को सेलिंग प्राइस से इनटू कर दिया तो सेल आ गई। कम ऑन, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है? आउटपुट को आपने सेलिंग प्राइस से इनटू कर दिया तो वी गॉट दी सेल। कम ऑन, तो क्या मैं इस सेल की जगह ऐसे लिख दूं, आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस? ध्यान रहे, जब हम कहते हैं सेलिंग प्राइस तो इसका मतलब होता है पर यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? पर यूनिट होता है। इज दैट क्लियर?
कभी भी ये टोटल नहीं होता। आप वॉच लेने गए टाइटन की शॉप पर, आपने कहा वॉच कितने की, उसने कहा 5 करोड़ रुपए। आप बोलोगे भैया एक वॉच का प्राइस बताओ, ठीक है, उसने कहा जी मेरे शोरूम में जितनी भी वॉच है मैंने उसका प्राइस बताया 5 करोड़। तो व्हाट डू यू से, भैया मुझे एक चाहिए, तो सेलिंग प्राइस आप मुझे एक का बताओ। तो सेलिंग प्राइस एक का होता है ना, तो इसलिए मैं इसको पर यूनिट लिखूं या ना लिखूं, अंडरस्टूड है कि सेलिंग प्राइस इज व्हाट, पर यूनिट। एग्री, ओके। अब आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। ये बताओ वेरिएबल कॉस्ट भी किस पर डिपेंड करती है, अभी तो बताया हमने यूनिट पर। ज्यादा यूनिट बनाओगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, कम यूनिट बनाओगे कम वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, आउटपुट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, कमॉन कमॉन, ये क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता, प्लस व्हाट, प्रॉफिट। तो अगर मैं इक्वेशन को ये वाला रूप दे दूं, विल इट बी ओके, टेल मी। चलो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओ इंटू एस, व्हाट इज ओ, व्हाट इज एस, सेलिंग प्राइस। यहां यूज करते हैं ओ इंटू वी प्लस एफ सी प्लस पी। सही लिखा है मैंने, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ओ एस माइनस ओ वी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। सही, यस। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ओ चलो आप कहते हो तो ओ कॉमन, एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ओ इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन एस माइनस वी, ठीक है जी, ये फॉर्मूला तैयार। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया किसका, डिजायर्ड सेल का। कोई भी रट्टा नहीं मारना, प्योर लॉजिकल है। आपके सामने मैंने कैसे ड्राइव किया, बोलो यस और नो। तो अब अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो आउटपुट, ओ फॉर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिजायर्ड सेल्स। क्लियर? तो जब भी वो हमसे पूछेगा डिजायर्ड सेल निकाल कर दिखाइए, तो आई यूज दिस फॉर्मूला। से यस, ओ इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। बस ये याद रखना है, मैंने पूरा ड्राइव कर दिया कैसे बना। नो डाउट हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल रखा है, नो डेरिवेशन इज बीइंग रिक्वायर्ड। किसी की भी कोई डेरिवेशन वो आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर? इसलिए आपको डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना, यू जस्ट रिमेंबर कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लेकिन सर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बट इसकी सारे नाम आपको आने चाहिए, आउटपुट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, नाउ लिसन केयरफुली। हम डिजायर्ड सेल इसे क्यों बोलते हैं, वाई डू वी कॉल इट डिजायर्ड सेल? नाउ फोकस। हम इसे डिजायर्ड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई कंपनी, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, क्लियर, तो वो एक टारगेट सेट करती है। क्या सेट करती है? टारगेट प्रॉफिट। उसने कहा जी मुझे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए इस क्वार्टर में। कंपनी ने क्या फिक्स करा भाई, इस क्वार्टर में हमें 1,00,000 का प्रॉफिट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो फिक्स कॉस्ट आएगी ना वो 5,00,000 रुपए आएगी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। कितनी? 5,00,000 रुपए। इज दैट वेरी मच क्लियर? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हम 100 रुपीज रखेंगे, ठीक है जी, और इसको बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई है 40 रुपीज। ये कंपनी ने आपको डेटा दिया और आपसे पूछा, हाँ जी कौन है अपॉइंटेड सीएम है? आपने कहा जी मैं ही हूं, अभी नया नया बनाऊं। क्लियर और नॉट? बोले आ जाओ।
कोने में आ जाओ जरा। क्लियर? यही तो करना है तुम्हें कंपनी में, और क्या करना है? तो मैनेजमेंट का जानते हो आपसे पहला प्रश्न क्या होगा? दीज आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक है ये, उसी से तो एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। हमने टारगेट सेट करा है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए हमें इस साल, इस क्वार्टर में। ये उसकी डिटेल है। यू एज अ सीएमए टेल मी हाउ मेनी शर्ट्स वी नीड टू सेल इन दिस क्वार्टर सो दैट वी विल बी इन अ पोजिशन टू अर्न 1 लाख रुपीज। यू गॉट इट? क्लियर? तो उसने हमें क्या दे दिया? टारगेट कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी यूनिट बेचनी है। बोलो क्लियर है? ध्यान से सुनना, प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट इज एंड यूनिट सोल्ड इज डिजायर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? डिजायर्ड सेल। बोलो जी, बात क्लियर है? तो वो आपसे बोलेगा बताओ, और एग्जैक्ट बताना, प्रिसाइसली बताना कि हम कितनी शर्ट बेचें कि हमें एग्जैक्ट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। बोलो क्लियर है? तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड व्हेन प्रॉफिट इज गिवन एंड सेल इज बीइंग आस्क्ड। व्हेन प्रॉफिट इज गिवन एंड सेल इज बीइंग आस्क्ड, देन इट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर वो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दे और आपसे बोले बताइए इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमारी सेल कितनी होनी चाहिए, इज दैट क्लियर? तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? डिजायर्ड सेल। यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड डिजायर्ड सेल? क्योंकि प्रॉफिट तो गिवन है, सेल डिजायर्ड है। क्लियर? एंड नाउ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके गए इन ब्राइट विजन एकेडमी, ठीक है, जो कि आप करोगे भाई, हाई स्कोर करोगे आप, ठीक है, डोंट वरी, आपको भी केजी गोयल प्राइज मिलेगा। मेरे बहुत स्टूडेंट्स को मिला है। सर ये क्या होता है? जब कोई स्टूडेंट किसी भी एक सब्जेक्ट में ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है तो हमारा इंस्टीट्यूट उसे गोल्ड मेडल देता है। उस गोल्ड मेडल का नाम है केजी गोयल प्राइज। व्हाट? सब में तो ला नहीं सकता ना वो, किसी भी एक में, बट वो पूरे इंडिया में क्या होने चाहिए? हो सकता है आपकी AR1 ना आए भाई, एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट है बाकी में नहीं है, तो व्हाट? बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया आपके हाईएस्ट मार्क्स है तो यू विल बी अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल, दैट इज कॉल्ड केजी गोयल प्राइज। ठीक है? वैसे ही कॉन्वोकेशन होती है रिजल्ट के बाद, जैसा आपने टीवी में देखा है, ऐसे ही कैप उछाल के फोटो खिंचवाते हैं। हैव यू सीन दिस? तो इट्स अ वेरी इंजॉयबल थिंग, आप भी करोगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फोकस फोकस। तो आपका भी आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना। आई नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट S माइनस V। से यस? ठीक है जी। तो टेल मी, फिक्स कॉस्ट 5 लाख प्लस प्रॉफिट 1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 40। तो गाइस 6 lakhs अपॉन 60, 10,000 यूनिट्स या शर्ट्स वट एवर। तो अगर आप 10,000 शर्ट बेच दें तो आपको एग्जैक्ट 1 लाख का प्रॉफिट होगा। आप समझ में आ गया? अब जरा एक बार इसको वेरीफाई करते। सर होगा भी, आप ऐसे ही मूर्ख बना रहे हो। लेट्स सी। ठीक है जी, आइए सबसे पहले सेल्स बोर्ड पर देखते जाइए। 10,000, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 100, इट कम्स 10 lakhs। कैलकुलेटर आपको अलाउड है? अरे बोलो यस और नो। अब आप सेल में से टोटल कॉस्ट ही तो माइनस करेंगे, तो लेस कीजिए पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन द यूनिट्स। कितनी यूनिट्स बनाई है? 10,000 इंटू 40, 4 lakhs। हाउ मच इज लेफ्ट? अब इसे क्या बोलते हैं? डिस्कस लेटर। आप इसमें से लेस कर दीजिए क्या? फिक्स कॉस्ट। कितनी थी? 5 lakh। तो गाइस वी गॉट एग्जैक्टली व्हाट? 1 lakh is the amount of profit. So that is the reason why this desired sale concept is used. Clear? और ये तब होता है जब एक कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है।
अब ऐसे सीए में हमने बता दिया भाई 10,000 यूनिट बेचनी है, नाउ माय वर्क इज ओवर। अब कंपनी बुलाएगी किसे? प्रोडक्शन मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर्स को। क्लियर? तो उनसे बोलेंगे इस क्वार्टर में आप 10,000 यूनिट बनाइए। सेल्स और मार्केटिंग वालों से बोलेंगे अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये प्रोडक्ट क्या करने हैं? सेल करने हैं। बोलो क्लियर है? और ये प्रैक्टिकली यूज होता है हर जगह जब भी कोई नया प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च होता है। अब आप कुछ भी कीजिए, आप उसके लिए खूब एडवर्टीजमेंट कीजिए। क्लियर है? सोशल मीडिया पर, टीवी पर, सिनेमा हॉल में, वेयर एवर, फ्री में सप्लाई कीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बांटिए। बोलो जी बात क्लियर? सबसे पहले यही होता है, मैं आपको बता दूं। व्हेन आई वाज इन द कंपनी आफ्टर क्वालिफाइंग, तो सबसे पहले एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हुई थी, मैं भूल गया उसका नाम। ना पेप्सी नहीं थी यार, ना तो वट एवर इट वॉज, आई सिंपली फॉरगॉट। तो उन्होंने हमारी कंपनी में जितने भी लोग थे सबको फ्री में दिया था। मतलब एक बड़ा सा हॉल था, उसमें भरी पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक, एंड दे से कम एंड कलेक्ट एज मेनी एज यू कैन। क्लियर? 1-1 लीटर वाली सारी बॉटल्स थी, तो दे वर फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई? इट वॉज फॉर एडवर्टीजमेंट, कि यहां इतने लोग काम कर रहे हैं, इनके घरों में ये प्रोडक्ट जाएगा, एंड व्हेन दे स्टार्ट लाइकिंग इट, तो नेक्स्ट टाइम दे विल हैव टू बाय। अरे यस और नो? तो यही तरीका होता है कि आप कुछ भी करो, हमें नहीं पता, हमें तो इस साल 1 लाख का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। फिर वो मार्केटिंग वाले जाने, सेल्स वाले जाने, योर जॉब इज डन। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसलिए डिजायर्ड सेल इज यूज्ड। आई होप यहां तक क्लियर है। कोई डाउट? तो पहली टेक्निक समझ में आ गई। तो अब आप सिर्फ क्या याद रखेंगे? डिजायर्ड सेल इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन S माइनस V, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। गाइस अब हम इसे क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, जस्ट डोंट वरी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं ना, प्लीज अब आप ये मुझे कर कर दिखाएंगे। अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज, राइट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज, फिक्स कॉस्ट 2000 रुपीज। ऑप्शन ए, बताइए कितनी यूनिट बेचे, क्या में क्या चाहिए? 0 प्रॉफिट। ऑप्शन 2, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400। ऑप्शन सी, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 500। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ये निकाल कर दिखाइए। 2 मिनट में आराम से कीजिए, देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइज। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, फिक्स कॉस्ट 2000। तो हाउ मेनी यूनिट सोल्ड कि बताइए जिस पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो? ठीक है जी, 400 का प्रॉफिट चाहिए और 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। डन, आ गया? वेरी गुड। हाँ जी गाइस, फर्स्ट आंसर राइट आंसर। तो अगर आप 500 यूनिट सेल करते हैं तो आपको 0 प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, 400 600 यूनिट सेल करेंगे तो 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और 625 यूनिट सेल करेंगे तो 500 का प्रॉफिट होगा। यही आया है सबका इजीली? सर ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में? ऑब्वियसली नो। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको डिजायर्ड सेल का क्या होता है, कहां अप्लाई होता है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए।
हो गया भाई, कोई टेंशन एवरीबॉडी? आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली टेक्निक हमने सीख ली, क्या नाम था उसका? डिजायर्ड सेल। ओके, अब हम आएंगे सेकंड टेक्निक पर, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है गाइस? कंट्रीब्यूशन। दिस इज द सेकंड टेक्निक। ये सब यूज होंगी एग्जाम में। पांचों टेक्निक के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। इज दैट क्लियर? तो आइए, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? तो लिखेंगे मेरे साथ साथ, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस between, contribution is the difference between the total sales value and total variable cost. Always remember, contribution is the difference between the total sales value and the total variable cost. Point number 2, contribution is basically that portion of sales, contribution is basically that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards fixed cost and profits. ठीक है भाई, क्या लिखा हमने? Contribution is basically that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards fixed cost and profits. ठीक है जी। आइए पहले इसके फॉर्मूले लिखते हैं, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो अगर वो आपसे पूछे कंट्रीब्यूशन निकाल कर दिखाइए, तो इसका पहला फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप सेल में से क्या माइनस कर दें? वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है गाइस? कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला नंबर 2, contribution is also equal to fixed cost plus profit। अगर आप फिक्स कॉस्ट में क्या प्लस कर दें गाइस? प्रॉफिट, तो भी हमें क्या मिल जाता है? कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला नंबर 3, contribution is also equal to fixed cost माइनस लॉस। भाई अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो लॉस क्या होगा? माइनस। दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ओके, फोर्थ में आपको एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या याद रखनी है गाइस? फोर्थ में इनकम स्टेटमेंट, जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्या है वो? सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। इस सेल्स में से गाइस हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं ना, तो व्हाट इज लेफ्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो ये शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। कम ऑन एवरीबॉडी। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब याद रखिएगा पूरे मार्जिनल में क्या पूरे सीएमए जर्नी में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी। तो चलिए अब जरा देखते हैं सर ये कंट्रीब्यूशन है क्या एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो अगर मैं किसी से भी पूछूं व्हाट इज कंट्रीब्यूशन तो सिंपली आंसर मी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बट द क्वेश्चन इज आई एम नॉट आस्किंग द फॉर्मूला व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। सपोज हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपए की। ठीक है जी। इस प्रोडक्ट को हम बाजार में बेचते हैं लेट्स सी 100 रुपीज में और हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है 50 रुपीज। व्हाट इज लेफ्ट? 50। ध्यान से सुनना, रीजन दे रहा हूं मैं आपको। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो XYZ कुछ भी हो सकता है वो, उसको बनाने में हमारी जेब से 50 रुपए खर्च हुए। ठीक है भाई। उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में 100 रुपीज में सेल करा। तो जब एक कस्टमर मेरे पास आया और वो मुझसे प्रोडक्ट खरीद कर गया तो ही पेड मी 100 रुपीज। क्लियर? मेरी कॉस्ट से कितना ज्यादा देकर गया वो मुझे? 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर गया। अरे बोलिए, मेरा प्रश्न है आपसे, कैन आई कॉल दिस प्रॉफिट? क्या मैं इसे प्रॉफिट कह दूं? टेल मी। नॉट एट ऑल। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स माइनस फिक्स प्लस वेरिएबल। गाइस उसने 50 रुपए भले ही दिए लेकिन मुझे प्रॉफिट तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 50,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर ना हो जाए। और ये मैं कहां से रिकवर करूंगा? अरे कस्टमर से ही तो रिकवर करेंगे। हमारी जितनी भी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को बनाने में हम वो किससे रिकवर करते हैं? कस्टमर से। और किससे करते हैं? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अभी आपने कहा आप इस 50 रुपए को प्रॉफिट नहीं बोलोगे। चलो जी ठीक है, नहीं बोलो। तो आप इसको किस एंगल से देखोगे? आप ये कहोगे सर हमारी फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए की थी, उसमें से 50 रुपीज रिकवर हो गया। यस और नो? भाई एक कस्टमर मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर गया है ना, तो इस 50 रुपए से मैं क्या करूंगा? मैं यही तो बोलूंगा कि एक यूनिट से 50 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई। बोलो यस और नो? क्या मेरी बात क्लियर है? अभी भी 49,950 की फिक्स कॉस्ट अभी भी है। क्लियर और नॉट? तो अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट ने फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में कितना योगदान दिया है? कितना? 50 रुपए का। बोलो यस और नो? और योगदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। अब आया समझ में? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? कंट्रीब्यूशन। दैट इज हाउ मच अ यूनिट कंट्रीब्यूट in order to recover the fixed cost. बोलो क्लियर है? That's why it is called what? Contribution. Now you understand the point? Formula वही है, sale minus variable cost equal to contribution. But why it is called contribution? Now clear or not? कि एक यूनिट फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये फिक्स कॉस्ट 100% रिकवर होके जीरो हो जाएगी। और जब आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ये मैंने पर यूनिट पे निकाला, ये पर यूनिट भी होता है, ये टोटल में भी होता है। अब एक यूनिट की एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए तो आप इसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट? टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो आप इसे क्या बोलोगे? टोटल कंट्रीब्यूशन। बोलो बात क्लियर है? डोंट वरी, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, बट यू शुड नो। हाँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा
why it is called contribution. और बच्चे फॉर्मूला सुना देते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ही इज नॉट आस्किंग यू टू टेल द फॉर्मूला, ही इज आस्किंग व्हाई इज इट कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए, तो गाइस पहला फॉर्मूला क्या बना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा मैं एक बार और बता दूं जो मैंने ऊपर लिखा था, कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली दैट पोर्शन ऑफ सेल, अब आपको समझ में आएगा, विच इज रिमेन्स आफ्टर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट. बोलो यस और नो. क्लियर. कंट्रीब्यूशन तभी आएगा जब आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर आप इसका करोगे क्या, एन इज अवेलेबल टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. पहले हम इससे फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे, और जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो फिर ये प्रॉफिट बन जाएगा. बोलो पॉइंट क्लियर है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. ओके फाइन. तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए कंट्रीब्यूशन, ये मेन फॉर्मूला है. या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, या फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट माइनस, लॉस माइनस कर दीजिए. और वो कैसे आया, वो इस इनकम स्टेटमेंट से आया जो आपको याद रखना है. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो प्रॉफिट या लॉस बच रहा है ना. तो मैथमेटिकली अगर आप फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो तो कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा. अरे बोलो यस और नो. सो दैट्स व्हाई लास्ट टू फॉर्मूला हैव बीन ड्राइव्ड. इज दैट क्लियर. तो 3 फॉर्मूले याद रखने, टिप्स पे याद होने चाहिए. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन. ठीक है, ठीक है. चलिए दैट्स ग्रेट. तो 2 टेक्निक में कोई दिक्कत. आइए टेक्निक नंबर 3, उसके बाद ही हम फॉर्मूले लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. गाइस इसको हम बोलते हैं, नोट कीजिए, सबसे ज्यादा यूज होता है ये, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं पीवी रेशियो, फेमसली नोन एज व्हाट, पीवी रेशियो. ऑलवेज रिमेंबर. लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पीवी रेशियो is the ratio of contribution to sales. क्या लिखा गाइस हमने पहला पॉइंट, पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ contribution to sale. Point number 2, it is always expressed as a percentage. तो गाइस हमने लिखा है पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज. ठीक है जी. अब सर इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लीजिए. नाउ यू टेल मी, सपोज हमने कहा जी सेल हमने की है 1 लाख रुपए की. ध्यान से देखिएगा, इस पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई है 40,000 रुपीज. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, 60,000 रुपीज. अब हम सीख चुके हैं गाइस, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज व्हाट, कंट्रीब्यूशन. आप मुझसे कह रहे हो कि जो 1 लाख रुपए की सेल हुई है ना, इसमें हमें 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ है. यही कह रहे हैं ना आप. तो इसका मतलब क्या है, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये 60,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल है जिससे मैं पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करूंगा, और अगर पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा. एग्री. नाउ लिसन केयरफुली. जब आप कह रहे हो कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीस का है, तो क्या मैं कह दूं आप कंट्रीब्यूशन को रुपीस में एक्सप्रेस कर रहे हो. कंट्रीब्यूशन को किस में एक्सप्रेस कर रहे हो, रुपीस में. बोलो यस और नो. ओके. अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं 1 लाख रुपए की सेल पर 60,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख रुपए की सेल पर 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं
जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सेल का 60% है। से यस, कैन आई से दिस और नॉट? हाँ, मैं मैथमेटिकली तो मैंने सही बोला है भाई। 1 लाख का 60% निकालिए, क्या होगा? 60,000 ही तो आएगा। यहां मैंने कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया। कमॉन कमॉन, बस ध्यान से सुनिएगा। जब आप कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो ना गाइस, इसी को बोलते हैं पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कुछ और नहीं है, कंट्रीब्यूशन ही है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। बोलो क्लियर है? यस और नो? आप ऐसे बोलते हो भाई 100 में से ना मेरे 50 मार्क्स आए। क्लियर? तो यहां पर आप मार्क्स में आंसर दे रहे हो। आप बोलते यार मैंने कॉस के पेपर में 50% स्कोर करा है। तो आप दोनों बातें सही बोल रहे हो ना, या दोनों गलत है? सही है भाई। आप कह रहे हो मैंने कॉस में 50% स्कोर करा है, तो मुझे पता है कॉस का पेपर 100 मार्क्स का आता है, उसमें से आपके 50 मार्क्स आए, तभी तो 50% होगा। तो आइदर यू से परसेंटेज और यू से इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। इज इट कन्वे द सेम मीनिंग? आंसर इज यस। तो अगर मैं वापिस आपको सिखाऊं व्हाट इज पीवी रेशियो, तो व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल। देखो, एक ये रिलेशन है, एक ये नोटेशन है, ये हमेशा आप कॉस में याद रखना। जब भी हम कहते हैं x टू y, दैट ऑलवेज मीन्स x अपॉन y। ये नोटेशन हमेशा यूज होती है, तो रिमेंबर x टू y इज ऑलवेज इक्वल टू x अपॉन y। तो यहां पर आप क्या कह रहे हो? कंट्रीब्यूशन टू सेल। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अरे यही तो हुआ। अरे बोलो यस और नो? और नो डाउट जब हम कह रहे हैं कि ये हमेशा किस में एक्सप्रेस होती है, तो इनटू, भाई परसेंटेज बनाने के लिए हर एक को क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बोलो क्लियर हो गया? तो पीवी रेशियो हमें क्या बताती है कि जितनी भी हमने सेल की है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। और कंट्रीब्यूशन मींस कितना कस्टमर हमें एक्स्ट्रा देकर गया है हमारी कॉस्ट की तुलना में। बोलो यस और नो? इसका मतलब मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं, अगर ये 60% आया है, इट मींस जितनी हमने कॉस्ट लगाई है ना उससे 60% ज्यादा मिला है हमें। बोलो यस और नो? भाई हमारी कॉस्ट तो 40,000 ही लगी है केवल। अभी तो सीखा आपने व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है? केवल 40,000। कम ऑन गाइस, डोंट टेल मी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जितना एक कस्टमर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देकर गया है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीजंस। आ रहे हैं समझ में या नहीं? क्लियर? तो मैंने माल सिर्फ 40 का बनाया था, उस पर 60,000 एक्स्ट्रा लिए हमने। किससे? अपने कस्टमर से। क्लियर है? तो बजाय इसके हम ऐसे निकालें, हम इसे शॉर्टकट में निकालते हैं, इसलिए हमने पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट लिया। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा गाइस, इफ आई से माई पीवी रेशियो इज 30% और मेरी सेल हुई है मान लीजिए 2 लाख रुपए की, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैंने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? दो लाख की सेल है, 30% मेरी पीवी रेशियो है, तो हाउ मच कंट्रीब्यूशन आई हैव अर्न्ड? 60,000। गाइस क्या हो गया? तो बड़ी मामूली सी बात बोली है मैंने। पीवी रेशियो यही तो बताती है कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। तो आप कहोगे 2 लाख का 30%, तो 60,000 कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में और प्रॉफिट में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एग्री और नॉट? ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है? आइए, अब वो आपसे बोलेगा पीवी रेशियो निकाल कर दिखाइए। तो गाइस पहला फॉर्मूला जो आपने अभी अभी खुद ही बनाया, पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ जी, पीवी रेशियो किसके इक्वल आ गया गाइस? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फॉर्मूला नंबर 2, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। आप कहोगे सर आप बेवकूफ बना रहा, वही चीज तो आपने दोबारा लिख दी। हाँ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कम ऑन एवरीबॉडी। फॉर्मूला नंबर 3, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ वही बात है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं आपको, कौन मना कर रहा है? हाँ जी बोलो, यहां तक नोट कर लिया? कम ऑन, देखते जाइए, अभी बहुत कुछ है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, मार्जिनल। फॉर्मूला नंबर 4 याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यूज होता है ये 4th वन। क्या है 4th वन? पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। फोकस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है गाइस, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इन 200। अच्छा, ये सर अप्लाई कहां होगा? जब भी आपको दो अमाउंट गिवन हो सेल के, दो अमाउंट गिवन हो प्रॉफिट के, तो जब भी दो सेल और दो प्रॉफिट दे रखे हो, ये भूलिएगा नहीं लाइन, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चेंज का मतलब होता है माइनस, चेंज का मतलब क्या होता है? या डिफरेंस। तो प्रॉफिट के डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे सेल्स के डिफरेंस से इन 200, सो दैट विल गिव मी व्हाट? पीवी रेशियो। फॉर्मूला नंबर 5 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा इसको 1 मिनट के लिए फिर से समझेंगे। आपने अभी क्या बोला था, लिखना नहीं है। आपने कहा सर सेल हुई है 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 की, सो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60,000। यही बोला आपने? कम ऑन, ध्यान से सुनना। इससे हमने ये रिलेशन लगाया, क्या रिलेशन लगाया? कि ये 60% है। अब ध्यान से देखना सर, एक रिलेशन और भी तो बन रहा है, वेरिएबल कॉस्ट सेल का 40% है। बोलिए यस और नो। भाई 1 लाख रुपए की सेल पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 40,000 आ रही है, तो आप यही तो कहोगे कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 40% है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला, वो ये कहता है, जैसे ही देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही परसेंटेज लग जाए उसे हम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि रेशियो ही तो परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। तो आप ये बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? पूरक। हिंदी में बोले तो क्या मतलब है इसका? अगर किसी एक को मैं 100 में से माइनस कर दूं तो दूसरा मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% है, तो बताइए पीवी रेशियो? इट विल बी 70%। गाइस पता नहीं कितने सवाल सिर्फ इस एक रिलेशन से सॉल्व हो जाते हैं, बट वहां पर ये स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि रिलेशन लग रहा है। कॉस्टिंग में हर जगह स्ट्राइक करेंगे तो ही आपसे सम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? सिमिलरली अगर मैं बोलूं पीवी रेशियो 40% है, दैट इंप्लॉइज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60%। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल या नहीं? तो अगर आप 100 में से
एक माइनस कर दे तो हमें दूसरा मिल जाता है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो यही हमारा फॉर्मूला नंबर 5 बना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सही है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो गाइस 100% इक्वल टू 1 ही तो होता है। अरे बोलिए भाई, 100% को आप ऐसे ही तो लिखोगे दैट इक्वल टू 1? नहीं। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू पीवी रेशियो। तो अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू रखना है आपको। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस, ये रिलेशन याद रखना है, प्लीज भूलना नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस एक रिलेशन पर अभी आपको खुद फील होगा कितने सारे सम्स हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें ये रिलेशन पता है तो। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, ये होती है पीवी रेशियो। अब जरा 1 मिनट के लिए फिर से देखना। आपने लिखा पीवी रेशियो इज इक्वल टू, प्लीज, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन 200। क्लियर है? यहीं से एक डेरिवेशन और निकलती है। अगर मैं आपसे कहूं एक बार फिर से आप मुझे कंट्रीब्यूशन बताइए, सेल इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम सेल्स को मल्टीप्लाई कर दें कम ऑन पीवी रेशियो से, तो क्या मिल जाएगा हमें? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, राइट? क्या? सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना। अब यहीं से अगर मैं इसी फॉर्मूले में आपसे पूछूं सेल्स बताइए, क्या बताइए? सेल्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आप लिखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो अमाउंट टू सेल। बोले यहां तक क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल? तो ये सब शॉर्टकट अप्लाई होंगे हर जगह, हर क्वेश्चन में। तो मार्जिनल में यही दिक्कत है, कौन सा शॉर्टकट कहां अप्लाई हो जाएगा ये आप प्रैक्टिस से ही लर्न कर पाएंगे। हाँ जी गाइस, कोई दिक्कत अभी तक? कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, हो गया? अब ध्यान से देखिए, प्लीज वॉच आउट केयरफुली। ध्यान से देखना। अब गाइस एक फॉर्मूला नंबर 8 बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट निकाल कर दिखाइए, आपने अभी मुझे बताया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। से सेल इनटू पीवी रेशियो, जब हमने सेल को पीवी रेशियो से इनटू करा क्या बना? कंट्रीब्यूशन यार। और इसमें से माइनस कर दिया क्या? फिक्स कॉस्ट। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये 3 टेक्निक्स हमने अभी तक सीखी। होप यू अंडरस्टैंड। पहला, डिजायर्ड सेल, आउटपुट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। ठीक है, ये सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी आप सम्स कर पाओगे। क्लियर? यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है? ओके, थक तो नहीं गए? थकना मना है, पढ़ना जरूरी है। क्लास चलेगी 6:30 तक। यस, आइए टेक्निक नंबर 4। टेक्निक नंबर 4 ये आता है जिसको हम बोलते हैं
ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्रेक इवन सेल्स. आइदर यू कॉल इट ब्रेक इवन पॉइंट और यू मे कॉल इट ब्रेक इवन सेल्स, BEP या BES. ठीक है भाई, अभी तक कोई टेंशन, तीनों टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई. ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट. सर ये क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, शॉर्ट में मैं BEP लिख दूं. BEP refers to that volume of operation at which total sales revenue is just equal to total cost, fixed cost plus variable cost. क्या लिखा गाइस हमने पहला पॉइंट कि BEP ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन एट विच द टोटल सेल्स रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट. Okay. Point number 2. It is the point at which there is neither profit nor loss. It is the point at which there is neither profit nor loss. Point number 3, it is the point at which contribution is just equal to fixed cost. It is the point at which contribution is just equal to fixed cost. ठीक है भाई, अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत आसान है. सर ये हम बचपन से सुनते आए, इको में हमने खूब सुना है, ब्रेक इवन पॉइंट. वो पॉइंट जहां पर हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. ये तभी संभव है जब हमारी टोटल कॉस्ट एग्जैक्ट टोटल सेल के इक्वल होनी चाहिए. बोलो जी बात क्लियर? या उल्टा बोल दो, हमने उतनी ही सेल की है जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है, तभी आपको ब्रेक इवन मिलेगा. प्रश्न उठता है गाइस, हम ब्रेक इवन क्यों निकालते हैं? इसलिए क्योंकि ब्रेक इवन से पहले हमेशा लॉस होता है, ब्रेक इवन पर नो प्रॉफिट नो लॉस, और ब्रेक इवन के बाद हमेशा प्रॉफिट होता है. तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्या लॉन्च करते हैं, तो वो चाहते हैं जल्द से जल्द उन्हें ब्रेक इवन मिल जाए, सो दैट वो अपने आप को लॉसेस से बचा सके. बोलो जी बात क्लियर? यार भले ही प्रॉफिट ना हो, ठीक है, अभी मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्लियर है, पब्लिक मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानती, टाइम लगेगा जानने में, बट एटलीस्ट मुझे ब्रेक इवन तो मिल जाए. क्योंकि गाइस हम ब्रेक इवन पे सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस पे सरवाइव करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है. बोलो जी बात क्लियर है? तो इसलिए हर कंपनी की कोशिश होती है जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ताकि जल्द से जल्द उसे ब्रेक इवन मिल जाए. तो इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी यूनिट बेचने पर हमें ब्रेक इवन प्राप्त हो जाएगा, सो दैट हम अपने आप को लॉसेस से बचा सके. बोलो बात क्लियर है? तो
तो इसलिए हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? जिस पर हमारी टोटल कॉस्ट और हमारी टोटल सेल इक्वल होती है। अब ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक लाइन पर हम बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सम सिर्फ इस एक लाइन से सॉल्व हो जाते हैं। वो लाइन ये कहती है कि जब भी आप ब्रेक इवन की बात करोगे ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। क्योंकि गाइस ब्रेक इवन प्राप्ति कब हो सकता है? जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो, क्योंकि उसके बिना ब्रेक इवन नहीं मिल सकता। अभी आपने इनकम स्टेटमेंट सीखी थी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आइदर प्रॉफिट और लॉस। आप कह रहे हो मुझे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो तभी संभव है कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है आपकी फिक्स कॉस्ट भी उतनी ही होनी चाहिए। बोलिए पॉइंट समझ में आ गया? तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज में हैं, तो इसलिए भूलना नहीं, कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अगर ये स्थिति है तो समझ जाइए यू आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, यू आर एट ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर? चलिए, तो व्हाट इज ब्रेक इवन इज नाउ क्लियर। अब वो आपसे पूछेगा जी ब्रेक इवन निकाल कर दिखाइए। बोर्ड पर देखिएगा, हम ब्रेक इवन पॉइंट 3 केस में निकालते हैं, 3 तरह से निकालते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स, क्या बोलते हैं? इसको आप ब्रेक इवन सेल्स भी कह सकते हैं। आइदर यू कैन कॉल इट ब्रेक इवन सेल। मतलब वो बोलेगा आप ना हमें आंसर यूनिट में दीजिए, रुपीज में मत दीजिए, वैल्यू में मत दीजिए। मतलब आप हमें बताइए हम कितनी यूनिट बाजार में सेल करें कि हमें ब्रेक इवन हो जाए। तो जब भी हम ब्रेक इवन की बात करेंगे तो वी ऑलवेज टेक फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा आपसे प्रश्न है, व्हाई डोंट वी टेक वेरिएबल कॉस्ट? हम केवल फिक्स कॉस्ट ही क्यों लेते हैं? नो क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलरेडी कवर्ड एट द टाइम ऑफ सेल। किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए वेरिएबल कॉस्ट कभी चिंता का विषय नहीं होती। ज्यादातर बिजनेस पता है आपको क्यों बंद होते हैं? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी चिंता है। इज दैट क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट कभी चिंता नहीं। अरे प्रोडक्ट बिकेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो अपने आप रिकवर हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? पर हाँ, इतना प्रोडक्ट बिक रहा है कि फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लमेटिक थिंग। बोलो जी बात क्लियर है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो में हैंड टू हैंड सेल में रिकवर हो जाती है, इसलिए ब्रेक इवन निकालने में वी ऑलवेज यूज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसी की रिकवरी तो बाकी है। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अगर आपको आंसर चाहिए यूनिट्स में, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ अब मैं वर्ड यूज करूं कंट्रीब्यूशन, आर वी फेमिलियर विद इट? पर यूनिट कैसे निकलेगा? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ वॉच आउट, अगर वो कहे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालिए, गाइस रुपीज का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है रुपीज का मतलब? वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? यू विल टेक फिक्स कॉस्ट और उसे डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। किससे डिवाइड करेंगे? पीवी रेशियो से। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। क्या? ध्यान से सुनिए गाइस, ध्यान से सुनिए। कहीं भी किसी भी कोई स्टेज पर अगर आप किसी भी चीज को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भाग करते हैं तो आंसर यूनिट में आता है, और अगर आप पीवी रेशियो से भाग करते हैं तो आंसर रुपीज में आता है। ये लाइन भूलनी नहीं है। क्लियर? क्या बोला मैंने? किसी भी चीज को अगर मैं किससे डिवाइड करूं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आंसर वुड बी इन यूनिट्स। अगर मैं डिवाइड करूं पीवी रेशियो से, तो आंसर वुड बी इन रुपीज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, एक मिनट के लिए बोर्ड पर देखिए।
मैंने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, O इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद आ गया सर? यहां तो S माइनस वी था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही तो था। तो ये आंसर आपको आउटपुट किस में आंसर दे रहा था? यूनिट्स में। क्लियर? तो अब अगर मैं एक काम करूं, क्या डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, कैन आई डू दिस और नॉट? अरे आंसर इज यस। अब आंसर मुझे किस में मिलेगा? रुपीस में। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कई बार क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आंसर यूनिट में दीजिए, आंसर रुपीस में दीजिए, या कई बार बोलता है बोथ, दोनों में आंसर चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर वो आंसर यूनिट में मांगे तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, और अगर वो आंसर रुपीस में मांगे तो पीवी रेशियो से। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत वास्ट है, मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए वापिस आ जाते हैं। तो ये था ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें ना वो एक चीज और पूछता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा था बिफोर लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था उसने, और उसने कहा था कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर दिखाओ आप हमें। कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर दिखाओ? कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये क्या होता है सर? हाउ टू कैलकुलेट दिस कैश ब्रेक इवन पॉइंट? तो अगर वो ऐसा पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेनी है कैश्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है वो फिक्स कॉस्ट लेनी है जो आप कैश में पे करते हो। तो क्या ऐसी भी फिक्स कॉस्ट होती है जो हम कैश में पे नहीं करते? हां, जैसे डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इज अ फिक्स कॉस्ट। इज इट पेड इन कैश? नॉट एट ऑल। तो अगर वो आपसे बोले कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आप सिर्फ उन फिक्स कॉस्ट को जोड़ना जो हम कैश में पे करते हैं। इज दैट क्लियर? जो दिए हुए डेटा में से आपके लिए सिलेक्ट करना आसान है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? और उसको आप डिवाइड कर देना ना या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से या फिर पीवी रेशियो से। डिपेंड आपको आंसर किस में चाहिए, यूनिट में चाहिए या रुपीस में। तो ये हमें क्या देगा गाइस? ये हमें देगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये थी फोर्थ टेक्निक, क्या नाम है इसका? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये बताओ ऑनेस्टली, चारों टेक्निक थॉरोली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कम ऑन। अगर ये नई टेक्निक कहीं भी वीक रहेंगी ना, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का हर क्वेश्चन में परेशानी होगी। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फील होगा कि सम्स कैसे आते हैं एग्जाम में। यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, टेक्निक नंबर 5 और ये लास्ट टेक्निक है, उसके बाद हमारी बेसिक टेक्निक पूरी हो जाती है, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। राइट? आइए, टेक्निक नंबर 5, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं MOS। व्हाट इज MOS? सेफ्टी। पॉइंट नंबर 1, margin of safety is the difference between, margin of safety is the difference between actual sales and break even sales. Margin of safety is the difference between the actual sales and
break even sales. Point number 2, at any level of margin of safety, comma, fixed cost are 0, since fixed cost are already recovered up to break even point. Now guys focus. क्या लिखा हमने? At any level of margin of safety, fixed costs are 0, since fixed costs are already recovered up to break even point. अभी आप लिखिए, then I'll explain. हो गया guys? Point number 3, at any level of margin of safety, comma, contribution is equal to profit, since fixed cost are 0. हाँ जी, हो गया भाई. At any level of margin of safety, contribution is equal to profit since fixed cost are 0. लिख लिया आप लोगों ने. अब देखो गाइस, ये होता क्या है. जब आप कहते हो मार्जिन, इसका मतलब होता है प्रॉफिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन? सेफ्टी मतलब सुरक्षा. भाई जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट में है तो वो लॉसेस से सुरक्षित है. अरे बोलिए यस और नो. इसलिए तो क्या बोला गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब जरा 1 मिनट के लिए बात को समझना. सपोज हम कहते हैं हमने 1 लाख रुपए की सेल की. हमने 1 लाख रुपए की सेल की. हमें पता है हमारी जो ब्रेक इवन सेल है ना, वो 60,000 पर आ जानी थी. इसका अर्थ ये निकला आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 60,000 रुपए होगी. अरे बोलो भाई, व्हाट इज ब्रेक इवन? व्हेन टोटल सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट. तो आपकी टोटल कॉस्ट 60,000 ही तो होगी. तो अगर आपको 60,000 की एग्जैक्ट सेल होती तो नो प्रॉफिट नो लॉस. बट आपको सेल हुई कितने की? 1 लाख की. कितने ज्यादा की सेल हुई? तो कैन आई से इस 40,000 रुपए की सेल ने आपके ब्रेक इवन को क्रॉस कर दिया. बोलिए हाँ या ना. बस याद रखिएगा, मैंने अभी एक लाइन बोली थी, उस पर क्वेश्चन बन चुका आपके एग्जाम में. बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज ऑलवेज लॉस. बताओ सच है कि झूठ है? ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि ब्रेक इवन पर ही तो आपकी कॉस्ट रिकवर होगी, और जब तक कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही तो आप तो लॉस में हो ना. एट ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड आफ्टर ब्रेक इवन देयर इज ऑलवेज प्रॉफिट. आप ये नहीं कह सकते ब्रेक इवन कब का मिल गया फिर भी मैं लॉस में हूं. इम्पॉसिबल. ब्रेक इवन के बाद हमेशा क्या होता है? तो वही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. लेकिन सावधान, ये जो 60,000 रुपए है ये प्रॉफिट का अमाउंट नहीं है, ये सेल का अमाउंट है. कम ऑन एवरीबॉडी, ये किसका अमाउंट है? सेल का. इज दैट क्लियर? और सेल 2 चीजों से मिलकर बनती है, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट. भाई आपने क्या बोला था? आपने बोला था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये अगर माइनस में उधर ले आऊं तो सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. अरे बोलिए यस और नो. मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. तो ये जो 40,000 है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 चीजों का सम है. किस किस का? कंट्रीब्यूशन का और. तो अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं क्या बचेगा?
कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं जो कि 0 है। टेल मी व्हाई इट इज 0? क्योंकि ब्रेक इवन पर पूरी फिक्स कॉस्ट मुझे मिल चुकी है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट भी तो मिल गई होगी। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट बढ़ाते जाओ, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बोलो यस और नो? फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ेगी। क्लियर है? इसीलिए कंट्रीब्यूशन ही किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के। बोलो समझ आया या नहीं आया? तो यही मैंने लिखवाया, एट एनी लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिक्स कॉस्ट आर 0। अब बोलो क्लियर है? क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेक इवन पर क्या हो चुकी है? रिकवर हो चुकी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 नहीं होती। भाई आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट 0 कैसे हो जाएगी? क्लियर है? इसीलिए जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बचेगा। आगे आप लॉजिकली समझ में या नहीं आया? क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन बचेगा, बट कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट, जो कि 0 है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट, ओनली व्हेन एट एनी लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्योर? अब वो आपसे बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल कर दिखाओ। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं गाइस? हम उसको निकालते हैं 4 तरीकों से। किससे? 4। पहला, अगर वो कहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए यूनिट्स में, तो आपको गाइस सेल किस में लेनी है? यूनिट्स में। माइनस करनी है ब्रेक इवन सेल, वो भी किस में होनी चाहिए? यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर सेल यूनिट से ब्रेक इवन सेल यूनिट्स माइनस करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तो किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए यूनिट्स में तो क्या करना है? आपने लेना है प्रॉफिट और इसको डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर हम किसी भी चीज को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा। गॉट इट? तो आप प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दीजिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यू विल गेट व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। एग्री और नॉट? सिमिलरली, अगर वो कहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए रुपीज में, तो आपने सेल लेनी है रुपीज में, माइनस कर देना है ब्रेक इवन सेल, वो भी किस में होनी चाहिए गाइस? रुपीज में। ठीक है? समझ आ रहा है? बिल्कुल। सिमिलरली, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, तो आपको चाहिए प्रॉफिट और इसको भाग कर देंगे हम पीवी रेशियो से। तो अगर हम प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दें तो स्टिल वी गॉट व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये किस में मिलेगा? रुपीस में। तो अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला नंबर 5, अगर वो कहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बताइए। क्या बताइए? रेशियो। परसेंटेज का साइन लग के रेशियो बन जाएगा। तो आप 100% लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए ब्रेक इवन सेल्स रेशियो। भाई क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 100 में से एक को माइनस कर दीजिए, दूसरा आ जाएगा। क्लियर? तो अगर ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू है। क्या? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। हाँ जी गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, यहां तक क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। नाउ प्लीज वॉच आउट, पेज नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स में आ चुका है, पास पेपर्स में। Yes, it was a 10 marks question in past exams. And if I am not wrong, it was a 2007 exams.
ठीक है, कितने मार्क्स में आया है ये? 10 मार्क्स में। अभी जो हम सम करेंगे गाइस वो इन सिर्फ और सिर्फ इन 5 टेक्निक पर ही बेस्ड होंगे, नथिंग एल्स। आइए देखते हैं व्हाट इट सेज। इट सेज, यहां से देखिए, अनलिमिटेड मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। क्योंकि परसेंटेज में है तो क्या ना इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है? कम ऑन। एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पीवी रेशियो, डोंट फॉरगेट। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मींस व्हाट? पीवी रेशियो। कितनी की मैंने? 40%, राइट। इट्स फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹5 लाख। फिक्स कॉस्ट कितने की है? 5 लाख रुपए की। मतलब 3 डेटा है मेरे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%, पीवी रेशियो 40% एंड फिक्स कॉस्ट 5 लाख। ओके, अब हमसे क्या चाहता है? कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन सेल। गाइस ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ये आंसर्स हैं। टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करंट प्रॉफिट एंड न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। तो ये 10 मार्क्स में सम आ चुका है इन आर एग्जाम्स, राइट। तो ये मेरी बुक का सबसे इजी सम है और यहीं से हम अपने सम्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, द मोस्ट इजीएस्ट सम्स। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास केवल 3 डेटा है, क्या क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 37.5%, पीवी रेशियो 40% एंड फिक्स कॉस्ट हाउ मच? 5 लाख। और हमसे कह रहा है आप ये 4-5 चीजें हमें कैलकुलेट कर कर दिखाइए। अब देखिए एक रूल याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग में, जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट करें, फर्स्ट यू अप्लाई द फॉर्मूला। पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आप देखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज 255। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 255। अब ध्यान से मेरी बात देखेंगे भाई प्लीज। सबसे पहले उसने हमसे पूछा है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल्स एंड वी नो विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कम ऑन एवरीबॉडी। तो ब्रेक इवन सेल इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सही लिखा हमने फॉर्मूला एकदम। कम ऑन गाइस। तो फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? 5 लाख। पीवी रेशियो 40%। टेल मी। 12,50,000 इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। देखिए पहला पार्ट का आंसर आ गया जिसमें उसने हमसे ब्रेक इवन सेल्स पूछा था। अ वेरी सिंपल सम्स टू स्टार्ट विद। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब वो हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट में टोटल सेल निकाल कर दिखाइए। क्या निकाल कर दिखाइए? बोर्ड पर देखिए, आपको गिवन है ब्रेक इवन सेल्स विच इज 37.5%। अब पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग में एक रूल याद रखिएगा, कोई भी चीज जो परसेंटेज में गिवन है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम ये अज्यूम करते हैं वो सारी परसेंटेज सेल्स के ऊपर है। ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे उसने बोला ब्रेक इवन सेल 37.5% है, किसका? सेल्स का। मतलब पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर क्वेश्चन अलग से कुछ और नहीं बोल रहा तब तो अलग बात है, अदरवाइज जितनी भी परसेंटेज होती है ना वो सब की सब सेल पर कैलकुलेट होती है। ये भूलिएगा नहीं प्लीज, सारी परसेंटेज सेल्स पर कैलकुलेट होती है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना भाई प्लीज,
प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं ब्रेक इवन सेल 37.5% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सेल का 37.5% है। अगर मैं सेल को 37.5% से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलना चाहिए? ब्रेक इवन सेल मिलनी चाहिए। तो आप यही तो कहना चाह रहे हो, ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू सेल्स इनटू 37.5%। बोलो ये सही लिखा है मैंने? अरे कम ऑन यार, नहीं आया ये पॉइंट समझ में? कम ऑन एवरीबॉडी, तो जरा बताइएगा, ब्रेक इवन सेल अभी अभी आपने निकाली 12,50,000। सेल से मतलब है टोटल सेल, हमें नहीं पता। 37.5% क्रॉस, तो सेल इक्वल टू 12,50,000 अपॉन 37.5%। सेल यानी कि टोटल सेल इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए, हमने गलती तो नहीं कर दी? वेट वेट वेट, एक मिनट देख लेते हैं। ओहो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है यार, बोल नहीं रहा तुम लोग पहले से। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं 1 मिनट में। आई थॉट ये ब्रेक इवन सेल है, तो जस्ट वेट, अभी सही हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, इधर देखिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है हमें 37.5%। तो यहां से हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल। 100% माइनस 37.5%, कितना? 62.5%। तो आप यहां से आप फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल अपॉन 62.5%। बोलो सही है भाई? ब्रेक इवन सेल 12,50,000 अपॉन 62.5%। तो टोटल सेल इक्वल टू व्हाट? 20 लाख। बोलो भाई, एकदम क्लियर? आई थॉट वो ब्रेक इवन सेल दे रखा है, बट चलिए एनीवे, कोई दिक्कत अभी तक? समझ में आ गया? तो टोटल सेल आ गई हमारी 20 लाख, एज यू कैन सी कि हमने कैसे निकाला। ठीक है भाई, देख लीजिए आराम से। तो वी हैव गॉट टोटल सेल इज इक्वल टू 20 लाख। चले आगे, आइए गाइस, हटा दू ना? कर लिया सब लोगों ने? आइए थर्ड। अब वो हमसे कह रहा है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालते हैं हम, दैट इज 100 माइनस पीवी रेशियो। से यस? तो 100% माइनस 40%, चेक कीजिए भाई। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आ गया गाइस? 60%। किसका? टोटल सेल का। सारी परसेंटेज किस पर? टोटल सेल्स पर। क्या मेरे पास टोटल सेल है ऑलरेडी? यस। तो यहां से मुझे मिल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल सेल है गाइस 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, तो इट इज 12 लाख। तो 12 लाख आ गया हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वी गॉट इट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? 12 lakhs। एनीथिंग टफ? समझ आ रहा है एकदम? ठीक है, ग्रेट। फोर्थ वो हमसे पूछ रहा है जी क्या निकालना है? करंट प्रॉफिट। तो अभी अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। जल्दी बताइए क्या बनाइए? जब भी हम सेल को पीवी रेशियो से इनटू करेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट?
प्रॉफिट। भाई सेल को जब पीवी रेशियो से इनटू करा तो वी गॉट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। और सेल से मतलब है टोटल सेल, तो आपके पास टोटल सेल कितनी है 20 lakhs, पीवी रेशियो इज 40% माइनस फिक्स कॉस्ट इज 5 lakhs, तो ये हो गया 8 lakhs माइनस 5 lakhs, सो दैट इक्वल टू व्हाट 3 lakhs। बहुत सारे तरीके इसको निकालने के, द चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 3 lakhs, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस चाहिए मार्जिनल में। आइए लास्ट 5th पार्ट, वो कह रहा है सर न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए अगर हम सेल को इंक्रीज कर दे 7.5%। तो सबसे पहले गाइस हम निकालेंगे रिवाइज्ड सेल्स। भाई हमारे पास सेल है 20 लाख रुपए की, आप इसे 7.5% बढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं इसे इंटू कर दूं 107.5% से? किसकी समझ नहीं आया ये? अरे किसी भी चीज को अगर बढ़ाना हो तो उसमें 100 जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर दो। या फिर एक तरीका क्या है, आप 20 लाख का पहले 7.5% निकालिए, फिर वो 20 लाख में ऐड कीजिए, तो इससे बेटर शॉर्टकट लगाओ ना कि 107% 100 में जोड़ो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये आता है ना मैथमेटिकली? कम ऑन, अमाउंट 21,50,000। अच्छा सोच के जवाब दीजिए यार, ब्रेक इवन सेल थोड़ी ना बढ़ती है सेल बढ़ने पर, ब्रेक इवन तो सेम ही रहती है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर वो कह रहा है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो सेल बढ़ गई बट ब्रेक इवन सेल तो वही रहेगी ना, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। न्यू सेल कितनी है 21,50,000, ब्रेक इवन सेल थी 12,50,000, तो न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9 लाख। आप चेक कर लीजिए ब्रैकेट में सारे आंसर मैच हो रहे होंगे। क्लियर? तो दिस सम इज ओवर। यहां पर ये क्वेश्चन इज जस्ट अ बिगिनिंग। हां मैं ये क्यों मान रहा हूं कि पेपर मुश्किल ही आएगा, पेपर आसान भी तो आ सकता है, नहीं? तो हमें समझो, हमें दोनों लेवल की तैयारी करनी है। मैं आपको इजी से लेकर टफ लेवल तक पहुंचाऊंगा, डोंट वरी। समझो बात को। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मुश्किल के चक्कर में इजी वाला पार्ट गलत कराते हैं, तो बात समझिए प्लीज। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो मुझसे हर प्रकार का सम बनना चाहिए, वेदर इट इज इजी और टफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। बोलो क्लियर है? ये हमारे एग्जाम में 2007 में आया था 10 मार्क्स का। कई बार इंस्टीट्यूट इजी सम देता है, कई बार बहुत भारी सम देता है, तो वी शुड रेडी फॉर बोथ। तो जल्दी बताइए, तो आज की क्लास समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी, सारी सारी? श्योर? चलिए बस आज के लिए इतना कर लीजिए।